इसके अंदर से बनता है हमारा, वो है विनिमय दर किसे कहते हैं। अब विनिमय होता क्या है? विनिमय मैंने आपको पहले भी बताया, विनिमय होता है किसी वस्तु का लेन देन जो हम करते हैं उसे विनिमय कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं विनिमय दर की। तो विनिमय दर क्या होता है? विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय को व्यक्त करता है। अर्थात दो देशों की जो मुद्राएं होती हैं उनका आपस में लेन देन जो है वो, मतलब एक मुद्रा के बदले दूसरे की मुद्रा की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को जो बात करता है वो करता है विनिमय दर करता है। अर्थात एक देश की करेंसी की इकाई के बदले दूसरे देश की कितनी करेंसी प्राप्त की जा सकती है, इसे विनिमय दर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर यूएस का जो $1 है वो बराबर है भारतीय 60 रुपए के। यानी इन दो जो करेंसियों के बीच जो विनिमय हो रहा है, जो इन दोनों करेंसियों का जो विनिमय है वो क्या कहलाता है? विनिमय दर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है इसके अंदर से, विदेशी विनिमय मुद्रा की मांग के स्रोत बताइए, या विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉरेन करेंसीज की डिमांड हम क्यों करते हैं, फॉरेन करेंसी की जरूरत क्या है हमें। तो पहला जो है इसके अंदर पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान। अंतरराष्ट्रीय ऋण विदेशी विनिमय के रूप में लिए जाते हैं, अतः इन ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो देश अंतरराष्ट्रीय ऋण वगैरह जो लेते हैं, जब फॉरेन कंट्रीज से जो ऋण लिया जाता है वो उसी मुद्रा के रूप में लिया जाता है, और जब उस ऋण को वापस करना होता है, उसका पुनर्भुगतान करना होता है, तो उन्हीं की मुद्रा में किया जाता है। तो इस वजह से क्या जरूरत पड़ती है? विदेशी मुद्रा की जरूरत हमें पड़ती है, विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। दूसरा है आयात। विदेशों से वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त करने के लिए, अर्थात आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। अब फॉरेन कंट्रीज से हमें कोई भी सर्विस या गुड्स प्राप्त कर रहे हैं या ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहां से जो आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसके लिए क्या है? फॉरेन कंट्री की हमें मुद्रा चाहिए होगी, करेंसी चाहिए होगी। जब जब तक उस फॉरेन कंट्री की हमारे पास करेंसी नहीं होगी तो हम वहां से चीजें आयात नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन फैक्टर है एक विदेशी मुद्रा की मांग का। तीसरा मेन फैक्टर है विदेशी निवेश। विदेशों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने तथा वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। मतलब विदेशों में निवेश करने के लिए या वहां पर कुछ परिसंपत्ति खरीदने के लिए, वहां कुछ भी भवन वगैरह खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। यदि विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं होगी तो ना तो हम विदेशों में निवेश कर पाएंगे और ना वहां पर हम कुछ खरीद पाएंगे। तो इसीलिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। चौथा पॉइंट बनता है इसके अंदर अनुदान तथा दान। अब ये बेसिकली क्या होता है, जो जब कोई देश किसी दूसरे देश को दान या अनुदान उपहार वगैरह देता है तो वो उसी की करेंसी में दिया जाता है। मान लो भारत को किसी देश की मदद करनी है या दान देना है किसी को, तो उसी की करेंसी में वो उस दान को दे पाएगा, और वो देश भी उसी करेंसी में ले पाएगा जो उस देश में वो करेंसी चलती है। तो दान अनुदान देने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। पांचवा पॉइंट इसके अंदर बनता है हमारा सट्टा व्यापार। अब सट्टा व्यापार क्या है? विदेशी विनिमय सट्टा व्यापार के उद्देश्य से भी मांग की जाती है, विशेषकर शक्तिशाली करेंसियों के रूप में। जो सट्टा व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो विदेशी करेंसी होती है उनका यूज ज्यादातर करते हैं। जैसे यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर एक शक्तिशाली करेंसी के रूप में माना जाता है। तो सट्टा व्यापारी यूएस डॉलर को स्टॉक करते हैं या यूएस डॉलर से ही सट्टे का व्यापार चलाते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या क्या होता है? विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है विदेशी विनिमय मुद्रा की पूर्ति की कार्य बताइए। यानी मुद्रा की जो पूर्ति जो देश करता है विदेशी मुद्रा की, उसके कार्य क्या होते हैं, या ये कह लो कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्यों की जाती है। एक देश विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्यों करता है? तो क्यों करता है? सबसे पहला जो इसके अंदर बनता है वो है निर्यात। यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात शेष विश्व से विदेशी विनिमय की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो किसी देश को दूसरे देश में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विदेशी मुद्रा का उसके पास होना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, तभी वो देश में दूसरे देश को वस्तुएं निर्यात कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा है शेष विश्व से निवेश। शेष विश्व से निवेश करना विदेशी विनिमय की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात विदेशी निगमों द्वारा उस देश में निवेश। मान लो भारत को किसी दूसरे देश के अंदर निवेश करना है, तो क्या उस देश में निवेश करने के लिए भारत के पास उस देश की मुद्रा का होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए उसकी मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो शेष विश्व से निवेश है। तीसरा है विदेशी पर्यटकों का उस देश में भ्रमण भी विदेशी विनिमय की पूर्ति का स्रोत है। यानी कि मान लो जो फॉरेनर इंडिया के अंदर घूम रहे हैं तो उन फॉरेनर के पास क्या इंडियन करेंसी होनी अति आवश्यक है, तभी तो वो इंडियन
में इंडिया में जो घूमेंगे उन घूम वहाँ का लुत्फ उठा पाएंगे। जब तक उनके पास भारत की करेंसी नहीं होगी तो वो उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, ना घूम सकते ना कुछ खरीद सकते। तो ये सब चीजें विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कारक कहलाते हैं। उन पर्यटकों के पास होनी चाहिए कौन सी, भारतीय मुद्रा, या भारत का कोई आदमी विदेशों में जा रहा है तो उसके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। चौथा है शेष विश्व से ऋण। इससे अभिप्राय शेष विश्व से ऋण लेने से है। यूके से ऋण लेने का अर्थ है, यानी शेष विश्व से गवर्नमेंट, जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरे देश से ऋण लेती है, तो ये सब क्या है, ये विदेशी मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मान लो यूके से ऋण लेना है, यूके से पौंड का प्रवाह हुआ भारत की ओर, तो ये भारत की विदेशी विनिमय पूर्ति का एक योगदान देगा इसमें। तो ये चीजें होती हैं इसमें। पांचवा है विदेशों में रहने वाली भारतीय प्रेषणाएं। प्रेषणाएं मतलब जो विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं वो पैसा कमाते हैं और पैसा इंडिया भेजते हैं। शेष विश्व में रहने वाले गैर निवासी द्वारा भेजा गया प्रेषण धन भी शेष विश्व से विदेशी विनिमय पूर्ति का एक महत्वपूर्ण धन है। मान लो मेरा कोई भाई है, वो यूएस में रहता है और यूएस से पैसा कमा के वो इंडिया भेज रहा है हमें, तो क्या होगा, हम यूएस का पैसा इंडिया में तो चला नहीं पाएंगे, तो एक्सचेंज होगा वो पैसा आके। तो पैसा जब भी तो एक्सचेंज होगा जब देश के पास उस देश की मुद्रा होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। छठा इसके अंदर आता है शेष विश्व से अनुदान तथा दान। शेष विश्व से प्राप्त अनुदान तथा दान भी विदेशी विनिमय पूर्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। मान लो कोई देश हमारे देश को दान दे रहा है या हमें किसी देश को दान देना है, तो क्या होना चाहिए, उस देश की करेंसी उसके पास होनी चाहिए जो उस देश में चलती है। यानी कि भारत अगर किसी देश से दान लेता है तो भारतीय करेंसी के रूप में ही तो ले पाएगा, तभी तो वो उसमें लागू होगी। या भारत को मान लो किसी कंट्री को दान देना है तो उसी करेंसी देनी होगी उसी देश की जो उस देश में चलती है। चौथा इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चौथा इसमें से, वो है हमारा स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होती है, तो स्थिर विनिमय दर देख लेते हैं। तथा लोचशील विनिमय दर से क्या अभिप्राय है, तो देख लेते हैं। और इसको या फिर ये भी कहते हैं कि विनिमय दर के मुख्य प्रकार बताइए। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्थिर विनिमय दर की। क्या होता है स्थिर विनिमय दर, जिसे हम यह वह विनिमय दर है जिसका निर्धारण किसी देश की सरकार करती है तथा उसमें परिवर्तन करती है। स्थिर विनिमय दर सोने यानी कि गोल्ड की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें दो करेंसियों के बीच समता के लिए स्वर्ण या गोल्ड ही अंतिम इकाई का कार्य करती है। अब इसमें होता क्या है बच्चों स्थिर विनिमय के दर के अंदर, के दो देशों की करेंसी के बीच समता को मापने के लिए, जैसे मान लो यूएस और इंडिया की करेंसी के बीच समता को मापना है, तो उसका जो माप है वो क्या नाप मान लिया जाता है, उसमें गोल्ड मान लिया जाता है। गोल्ड के द्वारा इसको मापा जाता है। तो गोल्ड क्या है, सभी देशों में स्वीकार्य रूप से अनिवार्य रूप से स्वीकारा जाता है, तो गोल्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो गोल्ड से इनको क्या करता है, मापा जाता है इसे स्थिर विनिमय के दर के अंदर। तो ये उस देश की जो गवर्नमेंट है वो इसको डिसाइड करती है कि कितना गोल्ड किस करेंसी के बदले हम ले, उसका जो माप कर पाएंगे। तो ये दो देशों के बीच में जो इन चीजों को बताता है। दूसरा इसके अंदर आता है लोचशील या नम्य विनिमय दर। इसमें क्या होता है बच्चों, यह वह विनिमय दर है जिसका निर्माण करेंसी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यानी करेंसी की मांग कितनी है और करेंसी की पूर्ति कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। अर्थात जिस दर पर विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति बराबर होगी उस बिंदु पर लोचशील या संतुलित विनिमय दर कहलाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जिस दर पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लोचशील विनिमय दर कहलाएगा, या हम संतुलित विनिमय दर भी कह सकते हैं। जैसे हमने तालिका से बताया आपको, तालिका रेखा चित्र से समझिए आप, एक तरफ हमारी विनिमय दर है, दूसरी तरफ हमारी विदेशी विनिमय मांग है तथा विदेशी विनिमय पूर्ति है। तो होगा क्या, जब हम थर्ड वाली विनिमय दर पे जाएंगे तीसरे नंबर पर, तो इस पे आप देख पा रहे हैं कि 30 विनिमय मांग है विदेशी विनिमय और 30 ही विदेशी विनिमय पूर्ति है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, संतुलित हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन क्या कहलाती है, लोचशील विनिमय दर, या जैसे नम्य विनिमय दर भी हम कहते हैं। ये देखिए रेखा चित्र पर हमने दर्शाया, नीचे विनिमय दर की मांग तथा पूर्ति है और इस साइड विनिमय दर है। और ये जो पॉइंट है हमारा थर्ड वाला,
इस पॉइंट पर हमारी जो सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे को काट रही है ई बिंदु पर। तो ये जो ई बिंदु है ये क्या है, हमारा लोचशील विनिमय दर है, लोचशील विनिमय दर। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी। रेखा चित्र अनुसार ओ एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति है, ओ वाई पर विनिमय दर को दर्शाया गया है। ऐसे स्फूर्ति तथा डी मांग वक्र है जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। ओ क्यू संतुलित या लोचशील विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है। तो ओ क्यू पर क्या हो रहा है, ये ओ है और ये क्यू है। ओ क्यू पर ये ई बिंदु पर जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, वो संतुलित या लोचशील विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है। तो ये हमारा एक आसान सा इजी सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।